इनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। 60 के दशक की यह अभिनेत्री अपने बेहतरीन अदाकारी से अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। अदाकारा को बचपन से ही नृत्य करते देख इनकी मां ने शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में इनका नामांकन कराया था। इनके नृत्य से प्रभावित होकर एक महान डायरेक्टर ने इन्हें अपनी एक फिल्म में बतौर बाल कलाकार के रूप में कास्ट किया था। पर क्या आप जानते हैं वह महान डायरेक्टर कौन थे और वह फिल्म कौन सी थी? इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। एक बाल कलाकार के रूप में इन्हें प्रसिद्धि भी मिली, पर फिल्मी काम में व्यस्तता के कारण इनकी पढ़ाई पर असर हो रहा था, जिसके चलते इन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया। और जब पढ़ाई कर फिल्मों में वापस लौटने का इन्होंने फैसला किया तो इन्हें आप स्टार मटेरियल नहीं है कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या आप जानना चाहेंगे वह डायरेक्टर कौन थे जिन्होंने इन्हें रिजेक्ट किया था? क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से। सौभाग्यवश 8 दिन के भीतर ही इन्हें अभिनेता शम्मी कपूर के ऑपोजिट लीड रोल में फिल्म मिल गई और पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित भी हुई और ये रातों रात पॉपुलर हो गई। पहली फिल्म में ब्रेक देने वाले डायरेक्टर के साथ एक के बाद एक इन्होंने 6 यादगार फिल्मों में काम किया और काम करते करते उन्हीं के साथ प्यार भी कर बैठी। पर क्या आप यकीन करेंगे कि वह कौन सी वजह थी जिसके चलते उनके साथ वह घर बसा ना सकी? कुछ ज्योतिष शास्त्रियों के पास इनकी मां गई और उन्होंने कुंडली देखकर इस अभिनेत्री के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की जो आगे चलकर सच साबित हुई। क्या आपको पता है वह भविष्यवाणियां क्या थी और उनका इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जाके फिर सो गई, सपनों में खो गई। इनके जीवन काल में एक दौर ऐसा भी आया जब इन्हें सुसाइड करने जैसे विचार आया करते थे। ये डिप्रेशन का शिकार भी हुई। पर वह क्या वजह रही जिसके कारण यह इतना टूट चुकी थी कि यह सब ख्याल इनके मन में आया करते थे? पर साथ ही इन सब से कैसे और किसकी मदद से ये उभर पाई और इन जैसे बाकी महिलाओं के लिए मिसाल बन पाई? तेरी आँखों के सिवा दुनिया में। यह अपने दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस में शुमार रही हैं और लंबे समय तक स्टारडम का स्वाद इन्होंने चखा है। पर क्या आप यकीन करेंगे इनके जीवन का एक दौर ऐसा भी था जहां किसी ने इन्हें हिटलर कहा तो किसी ने इनके खिलाफ नारेबाजी की तो किसी ने इन्हें गाली गलौज तक किया था। जानेंगे और भी, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे द्वारा आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। हर एक बात पे हम तो निसार हो। इन्होंने अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर जहां एक तरफ उनके चाहने वालों को दीवाना बनाया तो वहीं अपनी दमदार एक्टिंग से पूरे बॉलीवुड को अचंभित भी किया। 1960 और 70 के दशक की यह खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सदाबहार अभिनेत्री आशा पारेख के जीवन से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। जाइए आप कहाँ जाएंगे। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी मां सुधा उर्फ सलमा पारेख एक बोहरी मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई पारेख हिंदू गुजराती जैन परिवार से आते थे।
यूं तो आशा जी का सपना डॉक्टर बनने का था, पर आशा पारेख को पहली बार उनकी मां ने ही डांस के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने देखा कि संगीत बजने पर अपनी बेटी आशा के पैर थिरकने लगते हैं तो उन्हें नृत्य की शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। उनकी मां ने उन्हें कम उम्र में ही भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में नामांकित कराया और उन्होंने पंडित बंसीलाल भारती सहित कई शिक्षकों से नृत्य सीखा। आशा जी बचपन से ही बहुत बहादुर किस्म की थी। उन्हें बहादुरी अपनी माँ से विरासत में ही मिली थी। आशा जी की माँ सुधा पारेख ने आज़ादी की लड़ाई में तब हिस्सा लिया जब वो गर्भवती थी। आशा पारेख को गर्भ में लेकर वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी। उन्हें रोका गया तब जाकर कहीं उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे। इस बात का जिक्र खुद आशा जी ने किया था। अन्नू कपूर के रेडियो शो सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर में आशा पारेख ने बताया था कि मेरी माँ सुधा पारेख फ्रीडम फाइटर थी। 1942 की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। मेरी माँ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। तब मेरे चाचा ने देखा कि ये प्रेगनेंसी के आखिरी समय में है और ये क्या कर रही हैं। आगे आशा जी ने कहा था वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने मेरी माँ से कहा आपके ससुर जी बुला रहे हैं, इसलिए उन्हें मोर्चा छोड़कर आना पड़ा था, नहीं तो शायद मैं जेल में ही पैदा हुई होती। ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात। आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नेम बेबी आशा पारेख से की। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। दरअसल प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बीमल रॉय ने एक स्टेज समारोह में आशा जी का नृत्य देखा और उनके नृत्य से काफ़ी प्रभावित भी हुए। इसके बाद क्या था, उन्होंने बेबी आशा को 1952 की उनकी फिल्म माँ में कास्ट कर लिया। उस समय आशा जी महज 10 साल की ही थी। बिमल रॉय ने फिर एक बार उन्हें 1954 की अपनी फिल्म बाप बेटी में कास्ट किया था, लेकिन बाद की फिल्म की असफलता ने उन्हें निराश किया। बावजूद इसके उन्होंने कई और फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया। इस फिल्मी काम के व्यस्तता के चलते उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और कुछ सालों के लिए फिल्मों से दूर हो गई। अंततः पढ़ाई पूरी कर जब उन्होंने फिल्मों में वापस लौटने के लिए प्रयास किया तो पहली बार निराशा हाथ लगी। हुआ कुछ यूँ, 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए इस फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट ने आशा पारेख को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका यह मानना था कि आशा पारेख स्टार मटेरियल नहीं है और उन्होंने अभिनेत्री अमिता को इस फिल्म के लिए मेन लीड में कास्ट कर लिया। पर शायद विजय भट्ट ने कभी सोचा भी ना होगा जिन्हें वह आज रिजेक्ट कर रहे हैं, कल यही लड़की फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनेगी। जी हाँ, फिल्म से रिजेक्ट करने के 8 दिन के बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन अभिनेता शम्मी कपूर के ऑपोजिट फिल्म की हीरोइन के तलाश में थे। आशा पारेख से मिलने के बाद उनकी ये तलाश खत्म हुई। 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में उन्हें कास्ट किया गया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उनकी पहली फिल्म से वे बड़ी स्टार की श्रेणी में शामिल हो गई। बड़े हैं दिल के काले आए ही नीले से। इसके बाद मानो निर्देशक नासिर हुसैन और अभिनेत्री आशा पारेख की जोड़ी दर्शकों के दिलों पर छा गई। नासिर हुसैन एक के बाद एक 6 फिल्मों में आशा पारेख को लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट करके एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जिनमें जब प्यार किसी से होता है 1961, फिर वही दिल लाया हूँ 1963, तीसरी मंजिल 1966, बहारों के सपने 1967, प्यार का मौसम 1969 और कारवां 1971 शामिल है। साथ ही आशा पारेख ने नासिर हुसैन की 1984 की फिल्म मंजिल मंजिल में एक कैमियो भी किया था। नासिर हुसैन उन्हें 1967 की फिल्म बहारों के सपने से शुरू करके 21 फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी शामिल कर लिया था। ये किसे पता है ये हुस्न की अदा है तुमको दिल दिया है। आशा पारेख को उनकी अधिकांश फिल्मों में मुख्य रूप से ग्लैमर गर्ल, डांसर, टॉम बॉय के रूप में जाना जाता था, जब तक कि निर्देशक राज खोसला ने उन्हें उनकी 3 पसंदीदा फिल्मों में दुखद भूमिकाओं में कास्ट करके एक गंभीर छवि नहीं दी।
यह फिल्में 1966 की दो बदन, 1969 की चिराग, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर के अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला, तो वहीं 1978 की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर के अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। तो वहीं निर्देशक शक्ति सामंत ने उन्हें अपनी फिल्म पगला कहीं का 1970 और कटी पतंग 1970 में कास्ट करके उन्हें अधिक नाटकीय और गंभीर भूमिकाएं दी। कई नामी डायरेक्टर जैसे विजय आनंद, मोहन सैगल ने आशा पारेख के साथ बार बार अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया। आशा जी जब अपने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थी तो 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय करके अपनी मातृभाषा में उन्होंने फिल्में की। उनकी पहली गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती 1963 जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे धर्मेंद्र के साथ कंकन दे ओहले 1971, तो वहीं दारा सिंह के साथ लंबरदारिनी 1976 की। एक प्रमुख नायिका के रूप में उन्होंने देवानंद, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र जैसे कई उस समय के सुपरस्टार्स के साथ लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। आशा जी के प्रमुख फिल्मों में जब प्यार किसी से होता है 1961, भरोसा 1963, जिद्दी 1964, मेरे सनम 1965, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, आए दिन बहार के 1966, उपकार 1967, कन्यादान और शिकार 1968, आया सावन झूम के, साजन, चिराग 1969, कटी पतंग 1970, आन मिलो सजना 1970, मेरा गांव मेरा देश और कारवां 1971, समाधि 1972, हीरा 1973, उधार का सिंदूर 1976, मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 और कालिया 1981 शामिल है। प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपना फिल्मी करियर खत्म होने के बाद आशा पारेख ने मां और भाभी जैसी कई सहायक भूमिकाएं भी निभाई। उनकी एक उल्लेखनीय फिल्म जिसमें उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई है वह है 1981 की फिल्म कालिया, जो एकमात्र फिल्म है जिसमें उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया। लेकिन आशा पारेख ने उनके इस भूमिकाओं को अपने करियर का अजीब दौर बताया था और इसीलिए उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना ही छोड़ दिया। फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को अपनी फिल्मों में कास्ट करके एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। आशा जी को बतौर लीड एक्ट्रेस अपने फिल्म में कास्ट करने वाले नासिर हुसैन साहब ही थे। इसका जिक्र मैंने पहले ही किया है। इसी दौरान नासिर साहब और आशा जी एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद किया करते थे, लेकिन नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे। इस वजह से दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में की है। उन्होंने इस किताब के जरिए इस बात की पुष्टि की थी, नासिर साहब एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनसे वे बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन दोनों परिवारों के सम्मान के कारण वह उनसे शादी नहीं कर सकी। आगे उन्होंने बताया है कि वे नासिर साहब को उनके अंतिम वर्षों में नहीं देख पाई क्योंकि वह अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एकांत प्रिय हो गए थे। उनकी 2002 में उनकी मृत्यु से एक दिन पहले उन्होंने आशा पारेख से बात की थी। आजा पिया तो है प्यार दूं तो गोरी भैया। आशा पारेख की मां चाहती थी कि वे शादी कर अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। उनकी शादी के कुंडली विश्लेषण के लिए जब उनकी मां ज्योतिषों के पास गई तो उन्होंने कहा कि इनकी शादी हुई भी तो टिक नहीं पाएगी। अपने दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैं एक बार यूएस के एक प्रोफेसर के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली थी। मैं उनसे मिलने अक्सर यूएस जाया करती थी और एक बार हम रात के 2 बजे एक कैफ़े में थे जब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और तुम हमारे बीच आ गई हो। यह सुनकर उस दौरान मेरे होश उड़ गए थे। प्रोफेसर उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए शादी की बात वहीं ख़त्म हो गई।
आशा पारेख का खुद कहना था कि वह सेट पर ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। शायद इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उन्हें डेट या शादी के लिए प्रपोज करें। शादी को लेकर वह कहती हैं, मेरे नसीब में शादी थी ही नहीं, इसीलिए नहीं हुई। साल 2017 में फिल्मफेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने उनके एक फैन से जुड़ा किस्सा बताया था। एक्ट्रेस का कहना था कि एक बार एक फैन ने उनके घर के बाहर डेरा डाल लिया था और उनसे शादी करने की जिद करने लगा था। जब आसपास के लोगों ने उसे जाने के लिए कहा तो वह चाकू निकालकर खून खराबा करने पर उतारू हो गया था। आशा जी उस फैन से इस कदर डर गई थी कि घर से बाहर निकलने में डर रही थी। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया था। फिर पुलिस आई और उस शख्स को जेल में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जेल से भी वह फैन उन्हें लगातार लेटर भेजता रहता था। बिन तेरे हम तेरे बिन। आशा पारेख का जिंदगी में एक ही अफसोस है और वह है बच्चों को अडॉप्ट न कर पाना। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या उनको ये लगता है कि किसी की परवरिश करने से उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता था। तब एक्ट्रेस ने कहा था, मुझे बच्चों से प्यार है। मैं एक ऐसे बच्चे से भी मिली थी जिसने मेरी मातृत्व की फीलिंग्स को जगा दिया था, लेकिन वह कुछ जन्म दोष से पीड़ित था और डॉक्टर ने मुझे उसे अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने मुझे दूसरा बच्चा सिलेक्ट करने को कहा, लेकिन मेरा उस बच्चे के लिए प्यार अलग ही था और मुझे उसे ही अडॉप्ट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके कुछ समय बाद मेरी माँ को स्ट्रोक आया और मैं उनकी केयर में बिजी हो गई। मैं अपनी माँ से काफ़ी अटैच थी और उनके अलावा किसी और की देखभाल करने की धारणा ही मुझे अकल्पनीय लग रही थी। दुर्भाग्यवश आशा जी ने अपने माँ बाप दोनों को ही खो दिया। उन्होंने इस बारे में बताते हुए एक बार कहा था, वो उनकी ज़िंदगी का सबसे काला और बुरा दौर था। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। उनके मुताबिक उनके मन में सुसाइड के ख्याल आते थे। वह मौत को गले लगाने के बारे में सोचा करती थी, पर आशा पारेख हिम्मत रखे हुए थी। आशा जी ने उससे उबरने में डॉक्टर्स की भी मदद ली, साथ ही अपने दोस्तों से भी उन्हें मदद मिलती रही। इस प्रकार वे डिप्रेशन से उबर पाई और उन जैसी अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया। आशा पारेख और दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था। यूं तो पर्दे पर उनकी जोड़ी हिट थी, लेकिन सेट पर उनके बीच तू तू मैं आम बात थी। एक बार मनोज कुमार ने एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान आशा पारेख को इग्नोर कर दिया था। इस बात से एक्ट्रेस इतनी नाराज हुई थी, उन्हें लगने लगा था कि मनोज घमंडी हैं। हालांकि मनोज के टैलेंट ने आशा को उनके साथ काम करने के लिए मोटिवेट भी किया। आशा और मनोज ने अपना बना के देखो फिल्म में काम किया, जो फ्लॉप साबित हुई। फिर दोनों ने दो बदन में स्क्रीन शेयर किया। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन चर्चा का विषय थी सेट पर मनोज और आशा के बीच कई बार बहस होना। एक तरफ मनोज को आशा की सुबह देरी से आना पसंद नहीं था, तो वहीं एक्ट्रेस को उनका ज़्यादा टेक लेना पसंद नहीं था। हालांकि तमाम शिकवे फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान खत्म हो गए और वे अच्छे दोस्त बन गए। रेशम की डोरी हाय, रेशम की डोरी। आशा जी अपने दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस में शुमार रही हैं। उन्होंने लंबे समय तक स्टारडम का स्वाद चखा है, लेकिन ऐसा भी वक्त आया जब लोगों ने उन्हें हिटलर कहना शुरू कर दिया था और कुछ फैसलों से बवाल मच गया। यह बवाल का दौर तब शुरू हुआ जब उन्होंने सेंसर बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली। वह पहली महिला रही जिन्हें सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष 1998 से 2000 के बीच में चुना गया। बाद में उन्हें सिंटा की प्रेसिडेंट भी चुना गया। सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रहने के दौरान आशा पारेख ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनके कारण उन्हें कड़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। उनकी आलोचनाओं का जिक्र उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी की है। आशा जी को सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बने कुछ ही समय बीता था कि दीपा मेहता की फिल्म फायर ने हर तरफ सनसनी मचा दी। देवरानी जेठानी के बीच रिश्ते और लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाने वाली यह फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी।
इस फिल्म को विदेशों में और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खूब प्यार मिल रहा था, लेकिन जब इस फिल्म को भारत में रिलीज करने की बात आई तो विवाद हो गया। सेंसरशिप कमेटी के साथ इस बात से आशा सहमत थी कि फिल्म में दो महिलाओं के बीच के प्यार को बड़ी ही शालीनता और खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। किसी ने भी इस फिल्म को सेंसर से क्लियर करवाने के लिए कोई सिफारिश नहीं लगवाई थी। फिल्म में कुछ ऐसा था ही नहीं, इसलिए न तो इस फिल्म पर बैन लगाने की कोई वजह थी और ना ही शबाना आजमी और नंदिता दास के किसिंग सीन पर कैंची लगाने की बात आई। आशा पारेख ने फायर के रिलीज को हरी झंडी दे दी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में हंगामा मच गया। शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे ने फिल्म को रिलीज होने देने से इनकार कर दिया। खूब बवाल मचा। गेटी गैलेक्सी और यूरो सिनेमा में जहां फायर फिल्म लगी थी वहां खूब विरोध प्रदर्शन हुए। शाम मस्तानी मदहोश किए। इसके बाद 1998 में फिल्म जख्म पर खूब बवाल मचा। फिल्म को लेकर आशा पारेख का महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से मनमुटाव हो गया। सेंसर बोर्ड का मानना था कि फिल्म को रिलीज किए जाने से पहले पुलिस विभाग और सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाए, क्योंकि इसमें जो दंगे भड़काने वाले लोगों को जिस तरह से चित्रित किया गया था उस पर बवाल मच सकता है। लेकिन मुकेश भट्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह इस मामले को तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी तक लेकर जाएंगे। तो वहीं महेश भट्ट, तनुजा चंद्रा और बाकी के लोगों के साथ गालियों भरे स्लोगन लेकर ऑफिस के बाहर खड़े हो गए। इनमें से ज़्यादातर गालियां आशा जी के लिए ही थी। हालांकि बाद में महेश भट्ट और मुकेश भट्ट सेंसर बोर्ड के फैसले से सहमत हो गए। जख्म में रिलीज से पहले कुछ सीन बदल दिए गए तो कुछ सीन में कट लगाया गया। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे हरे। आशा पारेख ने बताया था कि महेश भट्ट ने जो उन्हें लेकर गाली गलौच वाले नारे लगाए थे उनसे वह बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। उनके मुताबिक वह बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। हालांकि उस पर्सनल अटैक ने उन्हें और मजबूत बना दिया, लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ पर हंगामा मचा। सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेशन दिया था, लेकिन शेखर चाहते थे कि यू सर्टिफिकेट मिले। इस बारे में आशा पारेख ने द हिट गर्ल में लिखा है, गुस्साए शेखर कपूर ने मीडिया का सपोर्ट लिया और सेंसर बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आशा जी के खिलाफ आर्टिकल लिखे जिनमें उन्हें तानाशाह और हिटलर बताया गया था। आशा पारेख को सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनने के बाद भले ही खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और गालियां सुननी पड़ी, लेकिन आशा पारेख सेंसरशिप को आज भी ज़रूरी मानती हैं। सांझ पड़े जब थक जाओगे बलमा। आशा जी ने टेलीविजन में भी काम किया है। 1990 के दशक की शुरुआती दौर में गुजराती धारावाहिक ज्योति से टीवी निर्देशक भी बनी। उन्होंने आकृति नामक एक प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई और पलाश के फूल, बाजे पायल, कोरा कागज और कॉमेडी दाल में काला जैसे धारावाहिकों का निर्माण भी उन्होंने किया। आशा जी ने एक डांस एकेडमी कारा भवन भी चलाया था। उनके नाम पर सेंटा क्रूज मुंबई में एक हॉस्पिटल है जिसे बीसीजे हॉस्पिटल और आशा पारेख रिसर्च सेंटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल और सर्जिकल विंग के लिए दान दिया था। उन्होंने कहा था हॉस्पिटल को कई बार बंद किया गया और फिर से खोला गया था। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिल। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली आशा पारेख ने अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में 85 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्हें कटी पतंग में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। तो वहीं 2002 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मेरी जिंदगी है क्या एक कटी। 1992 में सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो वहीं 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया।
उन्होंने 2017 में अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल जारी की। इस समारोह में सिनेमा जगत के सभी जाने माने हस्तियों के साथ साथ नासिर हुसैन के 2 बच्चे भी शामिल थे। आजा आजा देखो प्यार तेरा। आशा पारेख आज 82 साल की हो चुकी हैं और आज भी कई रियलिटी शोज में नजर आती रहती हैं। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं। ओ मेरे शाह खुदा, ओ मेरी तो यह थी द हिट गर्ल आशा पारेख के जीवन से जुड़े कुछ किस्से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाकर मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें और साथ ही कमेंट करके यह भी बताएं इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे अधिक पसंद है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और फिल्मी सितारे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे।